हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग का भारत का भूगोल का समान परिचय क्लास कराने वाले हैं। और ये आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। ये जो क्लास आप लोग का समान परिचय है भारत का भूगोल, ये बिहार दरोगा बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए कराया जा रहा है, जिसमें आप देखे होंगे एक आप लोगों का सिलेबस हम दिए थे, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है समान परिचय है। अगर भूगोल का बात करें कितना प्रश्न पूछता है तो आप देखेंगे कि आपका प्रश्न की संख्या लगभग दरोगा के पीटी में 12 से 15 होता है। 12 से 15 होता है। अगर आप 12 पूछता है भूगोल का प्रश्न, अगर 12 पूछेगा तो इसमें आपको लगभग 8 भारत के भूगोल का प्रश्न होगा। और अगर 15 पूछता है तो 15 में आपका लगभग 10 भारत के भूगोल से पूछेगा। और अगर हम समान परिचय की बात करें तो समान परिचय से आपको लगभग 2 प्रश्न होगा। कितना होगा? समान परिचय से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम आपको करा रहे हैं समान परिचय भारत का भूगोल का। और ये जो आपका होगा इसे हम लंबा क्लास ना ले जाएं, इसलिए हम क्लास में बांट देते हैं। एक हो सकता है 2 या 3 क्लास जाएगा, तो इसलिए आज आप लोग का ज़्यादा ये नहीं होना है। और अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये जो भूगोल है ये आप लोग का बिहार दरोगा के साथ साथ बीएसएससी जो आया है उसके लिए भी होगा। तो देखिए, आप देखते हैं तो हम भारत का सबसे पहले अवस्थिति देखते हैं, मतलब विस्तार। क्या देखेंगे? भारत का विस्तार। भारत के विस्तार में पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग भारत की अवस्थिति, या भारत स्थित कहाँ है। तो हम देखते हैं भारत की स्थिति। तो आप देखेंगे पहले एक हम मैप बनाते हैं। और हम भारत की स्थिति में बात करें तो भारत पूरे विश्व में कहाँ स्थित है इस तरह से देखेंगे। तो आप देखेंगे थोड़ा भारत की मैप, सॉरी अच्छे बनाते हैं एक मिनट। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी हमारा गोल है। ये थोड़ा मैप ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो ऊपर में है और ये नीचे जो है, इसे जोड़ने वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ये लंबी जो रेखा जोड़ती है इसे हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। या फिर इसे हम 0 डिग्री देशांतर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर भी बोल सकते हैं। और इसे आप देखेंगे तो एक बीचों बीच से, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच बराबर भाग से एक और काटती हुई रेखा जाती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे अगर आप रीजनिंग ये सब पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि आप लोग का जो टीचर है दिशा सूचक बताता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से होता है, इस टाइप से लेता है टीचर। आप लोग रीजनिंग मैथ पढ़ते होंगे तो रीजनिंग में ये सब मिलता है। तो आप ऊपर को ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर से सूचित करते हैं। किससे? उत्तर से। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो इसे हम लोग दक्षिण से सूचित करते हैं। और आप इस भाग में आएंगे तो इसे हम लोग पश्चिम से करते हैं। और इसे पूर्व से करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये मैप में जो आप देख रहे हैं तो ये हमारा
काटता है, जो ये बीचों बीच काटता है, इसे भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे भारत का स्थिति, तो आप देखेंगे कि हमारा भारत जो स्थित है यहाँ पर है। थोड़ा कलर ले लेते हैं दूसरा। हमारा भारत जो है इस भाग में स्थित है और भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है। ये जो रेखा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत को बराबर भागों में बांटती है। किसे? भारत को बराबर भागों में बांटती है, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये हमारा भारत स्थित है। और ये आप जो देख रहे हैं हमारा क्या था? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। अगर आप भूमध्य रेखा से देखेंगे तो हमारे भारत किस दिशा में स्थित है? भूमध्य रेखा से देखेंगे तो हमारे भारत उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। तो हमारे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध होगा। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। भारत भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में है। इसलिए भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम बात करें गोलार्ध की, तो आप देखेंगे कि जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश से जैसे आप ये देख रहे हैं उत्तर है, तो इस वाले पूरे भाग को, ये जो पूरा भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, सॉरी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर के भाग जो हुआ उससे हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये नीचे क्या भाग देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे देखे लिए होंगे कि हमारा भारत स्थित कहाँ है? तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह से अगर हम देशांतर की बात करें तो ये जो 0 डिग्री है यहाँ, इसे हम लोग इस भाग को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। किस क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव। इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इस नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देशांतर के नाम से जानते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। आप सभी को दिख रहा हो, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। और ये जो दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है उसे 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। और 0 डिग्री के अगर आप बाईं ओर आइएगा तो इसे पश्चिमी, मतलब पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर। और 0 डिग्री के जो 0 डिग्री देशांतर है उसके अगर दाएं ओर आप आइएगा, जिस तरह से हमारे भारत स्थित है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस भाग को पूरा, ये जो आप ये भाग देख रहे हैं इस भाग को हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारे भारत कहाँ स्थित है। अगर हम अक्षांश से बात करें तो अक्षांश में होगा आपकी उत्तरी गोलार्ध में होगा। अक्षांश के दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत स्थित है, ये जो है। और अगर देशांतर से बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है और ये हमारे 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये हमारा हो गया भारत का स्थिति। भारत हमारा कहाँ स्थित है? तो आप देखेंगे स्थिति में, स्थिति का बात हो गया, स्थिति में भारत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश में आप देखेंगे तो, और देशांतर में देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ये होगा देशांतर के दृष्टि से। उत्तरी गोलार्ध जो है अक्षांश के दृष्टि से है और पूर्वी गोलार्ध जो है
देशांतर की दृष्टि से आप बोले तो हमारे भारत इस टाइप से स्थित था, विश्व के मैप में वे हमारे होते हैं रेखा, तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो इसे हम बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारे भारत स्थित कहाँ है पूरे विश्व के मैप में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब हम देखते हैं भारत की आकार और आकृति कैसा है। आकार देखते हैं। आकार में आप देखेंगे तो हम इसे दो भाग में बांटेंगे। पहले देखेंगे आप, एक क्षेत्रफल से हो जाएगा और दूसरा जनसंख्या में हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो हमारे भारत का स्थान पूरे विश्व में 7वां है। क्या है? 7वां स्थान है। आप लोग बुक का भी अध्ययन कीजिएगा, जो बुक सर के द्वारा या हमारे द्वारा बताए गए हैं, और एटलस तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और बाकी अगर और ज़्यादा आप लोग को पढ़ना है तो एनसीईआरटी हमारे द्वारा कराए ही जा रहे हैं, और आप लोग 11th का एनसीईआरटी कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में कैवां स्थान पर है? तो 7वां में है। अगर इसे प्रतिशत में देखेंगे तो 2.42% होता है पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का। अगर भूभाग की बात करें तो भूभाग का पूरे विश्व में 2.42% का होता है। अगर हम बात किए कि हमारे भारत की जो क्षेत्र है स्थान है तो 7वां है, तो हम अब देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां कौन सा है। तो हम आते हैं, देखते हैं। हमारा पहला हो जाएगा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है पूरे विश्व में, वो रूस हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो कनाडा है, इसके बाद क्या होगा? कनाडा होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो चीन होगा। चीन के बाद अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा, चीन के बाद यूएसए है। यूएसए के बाद अगर आप अब देखते हैं, पहला स्थान हो गया रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए है। 5वां अगर आप देखेंगे तो 5वां आपका ब्राज़ील हो जाएगा, 5वां ब्राज़ील है। और 6ठा की अगर बात करें तो 6ठा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। छठा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये हमारे क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान पर है। पहला स्थान की अगर बात करें पूरे विश्व में तो रूस है, दूसरे पर कनाडा हो जाएगा, तीसरे पे आपका चीन हो जाएगा, चौथे पे आपका यूएसए है। कहीं कहीं आपको तीसरा में यूएसए भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में तीसरे पर चीन है, इसके बाद ब्राज़ील है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार। अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारे पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है। कहाँ पर है? तो दूसरे स्थान पर है। दूसरे में स्थान पर है। केवां स्थान पर है? दूसरा पर। अगर पहला में बात करें तो पहला में आपका चीन हो जाएगा। और ये कब का है? तो 2011 के जनगणना से है। दो 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे भारत जो पूरे विश्व में दूसरा स्थान पर है जनसंख्या में, पहला पर चीन है। वर्तमान में जो 2021 का आएगा आपका, शायद लोकसभा चुनाव के बाद ही अब आएगा जनगणना का रिपोर्ट, तो उसमें आपका भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान दिखेगा जनसंख्या में। अगर प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में आपका हो जाएगा 17.5%। पूरे विश्व के कुल जनसंख्या का, पूरे विश्व के कुल जनसंख्या का
भारत में इतना प्रतिशत है, कितना है 17.5% है। ये हमारे आकार और से हो गया। अब हम देखते हैं भारत की आकृति कैसा है, देखते हैं। यह मैप से देख लेते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। ये आप लोग का हमारे भारत का मैप दिख रहा है। जो हमारे मैप है ये आप लोग का राजनीतिक मैप है, यानी पॉलिटिकल मैप है। तो आप देखेंगे कि भारत की आकृति देखेंगे तो कैसा है भारत का आकृति। आकृति का बात करें तो आप देखेंगे आकृति है भारत का चतुष्कोणीय है। भारत का आकृति कैसा है, चतुष्कोणीय, आप देख सकते हैं पूरे मैप में। इसके बाद अगर दक्षिणी भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत का आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। हमारे दक्षिण भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। और इसको अगर इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप से। पहले हम देखते हैं भारत की अब चौहद्दी स्थिति हो गया। इसके बाद देख लिए आप आकार देख लिए, आकृति देख लिए। इसके बाद अक्षांश देखते हैं। अक्षांश से हम देशांतर देखते हैं भारत का, कितने अक्षांश और कितने देशांतर पे स्थित है। तो आप देखेंगे भारत का मैप लगभग इस टाइप से है। सॉरी, थोड़ा मैप अच्छा से नहीं बन रहा है, 1 मिनट बनाते हैं। या फिर जो मैप था उसी से देखते हैं। आप ये देख रहे हैं हमारा मैप है। अगर इसमें हम अक्षांश और देशांतर का बात करें, आप अक्षांश पहले देखिए। अगर अक्षांश का बात करें तो हमारे भारत पूरे विश्व में किस अक्षांश पर स्थित है, तो आप देखेंगे जो हमारे भारत का सबसे उत्तरी छोर जो है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम इंदिराकोल के नाम से जानते हैं। इसे हम इंदिराकोल के नाम से जानते हैं। ये हमारे सबसे भारत के उत्तरी अक्षांश है। इसका अगर आप डिग्री में देखेंगे तो कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। या इसके सबसे नीचे आप देखेंगे, 1 मिनट, तो आप यहाँ जो देख रहे हैं हमारे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है। क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर। इसे हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है। इसका अगर अक्षांश की बात करें तो इसका अक्षांश हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये हमारे भारत का अक्षांश की बात करें तो कितना हो गया, तो आप देखेंगे अक्षांश में आपका हो गया 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे से आप लोग का जो क्लास कराया जाएगा थोड़ा मैप अच्छा से लाया जाएगा। इसमें मैप में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है तो कट जा रहा है, छोटा कर रहे हैं तो कुछ लिखा हुआ कट जा रहा है। ये हमारा हो गया अक्षांश। अगर हम देशांतर के बात करें तो आप देखेंगे देशांतर को,
देशांतर की हम बात करते हैं तो हमारे भारत कितने डिग्री देशांतर में स्थित है, तो आप देखेंगे ये हमारा सबसे पश्चिमी छोर है। क्या है? पश्चिमी छोर है। इसका कितना होता है? तो यहाँ आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये सबसे पूर्वी छोर आपके बात करें तो ये हमारा सबसे पूर्वी छोर है। इसका अगर कितना डिग्री पर है तो ये आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर देशांतर कितना हो गया तो आपका कितना हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। तो आप मैप से देख लिए कि हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और अगर भारत की मुख्य भूमि के बाद अगर बात करें पूरे दक्षिण की तो ये हमारा एक द्वीप समूह है जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। हमारा सबसे दक्षिणी छोर यहीं पर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इसका जो उत्तरी अक्षांश का डिग्री की बात करें तो हमारा हो जाता है 6 डिग्री 4-5 यानी 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह हमारा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। अगर हम बात करें दूरतम बिंदु की तो आप देखेंगे ये हमारा सबसे उत्तर में जो था इसका क्या नाम था? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है। ये किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हमारा हो गया कन्याकुमारी। अगर पूरे सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हमारा हो जाता है इंदिरा पॉइंट, या इसे एक पिगलिनियम पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो हम इसे बोलते हैं गोहार मोती। और सबसे पूर्वी बिंदु को हम लोग बोलते हैं किबूती। इसे हम लोग किबूती के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत स्थित कहाँ है ये देख लिए, आकार भी देख लिए, आकृति भी देख लिए। अब हम देखते हैं भारत की चौहद्दी। अगर भारत की चौहद्दी की बात करें तो आप देखेंगे तो आप भारत के चौहद्दी की हम बात कर रहे हैं तो भारत के चौहद्दी में आप देखेंगे कि भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? जैसे ये आप देख रहे हैं भाग, ये हमारे भारत का उत्तर पूर्व का भाग है। इधर हिमालय मिलेगा। उत्तर पूर्व में क्या है? भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय है। इसी तरह से अगर आप इस भाग को देखेंगे तो यहाँ तक आपको इस भाग में हिमालय ही देखने को मिलेगा, नहीं उत्तर पश्चिम। इसके बाद अगर आप उत्तर पश्चिम पूरे भारत के बात करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या? मरुस्थल। ये आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के पश्चिम में तो आप देखेंगे यहाँ अरब सागर है। ये हमारे भारत का अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर है। पूरब के बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। और सबसे दक्षिण में आप देखेंगे भारत के तो सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। तो हम देखते हैं आपके चौहद्दी में उत्तर पूर्व में आप देखें, उत्तर पूर्व में आप देखें कि हिमालय है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में आपको मिल जाएगा मरुस्थल।
इसी तरह से आप पश्चिम में देखेंगे तो आपका हो जाएगा अरब सागर, पूरब के बात करें तो आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और आपका सबसे दक्षिण में देखेंगे तो हो जाएगा हिंद महासागर। तो आप लोग को समझ आ गया हो कि हमारे भारत की चौहद्दी क्या है। आप देखेंगे तो सबसे उत्तर पूर्व में हिमालय हो गया, इसके बाद उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे इस भाग में तो आपका मरुस्थल मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं पश्चिम में, जैसे ये पश्चिम का भाग हो गया तो ये हमारा अरब सागर है। इसके बाद आप देखेंगे पूरब में तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, और इसके बाद आप देखते हैं दक्षिण में तो दक्षिण में आपको हिंद महासागर होगा। अगर हम बात करें भारत के, जैसे इसे हम भारत के प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, तो प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये हमारे प्रायद्वीप जो है तीन, देख रहे हैं आप, तीन तरफ से तीन सागर से घिरा हुआ है। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं भारत के कुल लंबाई और कुल क्षेत्रफल के बात करते हैं, कितना क्षेत्रफल और कितनी लंबाई है। तो भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल तो आप देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद आप देखेंगे भारत की लंबाई का बात करें तो भारत की आप लंबाई देखेंगे उत्तर से दक्षिण में, ये हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण। ये हमारे यहाँ लद्दाख है, लद्दाख का भाग है, लेकिन ये अभी पीओके में है। पीओके जो है इसे पाकिस्तान के कब्जा में है अभी है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं हमारा दक्षिणी छोर है। इसकी अगर लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की, तो आप लंबाई देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण का। ये हमारा जो भाग है इसकी लंबाई हो जाता है आपका कितना? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। इसी तरह से अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई तो आप इसका देखेंगे, इसकी लंबाई जो है पश्चिम से पूर्व की, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इसका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ये हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल हो गया। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। इसी तरह से अगर बात करें पूरब से पश्चिम का तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की कितनी स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें लंबाई की तो इसका लंबाई हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई आपका 15,217 किलोमीटर है। अगर वही आपको जैसे तटीय सीमा की बात करें, इस क्षेत्र को, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाता है जलीय सीमा के, जलीय सीमा की लंबाई आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। इसी तरह से अगर आप ये द्वीप जो देख रहे हैं बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार है, या आप फिर अरब सागर में देखेंगे लक्षद्वीप है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो आपका तटीय हो जाएगा द्वीप सहित, तो इसकी लंबाई हो जाता है आपका 700 ये दोनों को मिला के आपको हो जाता है द्वीप और 7516.6 किलोमीटर कितना हो जाता है? ये दोनों को आप मिलाएंगे द्वीप, ये द्वीप क्षेत्र, ये तटीय क्षेत्र और द्वीप को मिला के आपकी कुल लंबाई कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर। ये हमारा हो गया लंबाई। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, आप देखेंगे एक रेखा गुजरती है
भारत के मध्य से देखेंगे तो आपका एक रेखा गुजरता है जिसके हम किस नाम से जानते हैं? इस तरह से एक रेखा है जिसका नाम है इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के एकदम बराबर दो भागों में काटती है, उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करती है क्या, और जलवायु को भी निर्धारण कर देती है कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा के आप दक्षिण भाग में आएंगे जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, तो यहाँ का जो जलवायु होता है उष्णकटिबंध होता है। क्या होता है? उष्णकटिबंध होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कर्क रेखा के उत्तर में, तो आप उत्तर में देखेंगे तो इसे उपोष्णकटिबंध में विभाजित किया जाता है। उपोष्णकटिबंध है। हमारे भारत का जो कर्क रेखा हमारे भारत से जो गुजरती है वो हमारे भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। उसके उत्तरी भाग, उत्तरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उसके उत्तरी क्षेत्र में जो जलवायु होता है, ये हमारा जलवायु है। जलवायु या फिर वन के मतलब जिस प्रकार के वन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपोष्णकटिबंध। और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। और ये हमारा हो गया जो कर्क रेखा है हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से। आप देखेंगे हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर राज्यों की बात करें भारत में, तो कुल राज्यों की संख्या कितना है? राज्यों की संख्या आप देखेंगे तो 28 है। कितना है? राज्यों की संख्या 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश का का संख्या कितना है? 8 है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप देखेंगे कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को एक पहले हमारे इससे पूर्व हमारे राज्यों की संख्या कितने थे? 29 थे। लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर को 370 हटा के भारत के अंग बना के उसे राज्य की दर्जा की जगह उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गया, तो उस टाइम हमारे भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे? 7। अगर 2 हुआ तो हमारा कितना हो जाता? यहाँ पर जोड़ेंगे 2 तो हो जाता 9। लेकिन 9 ना होकर अभी 8 है। क्यों है? क्योंकि 2020 में 26 जनवरी 2020 में दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों द्वीप को जोड़ के एक द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश इससे पूर्व में थे, यहाँ पर तो इसे जोड़ के 1 बना दिया गया। तो इसलिए हमारे संख्या कितना हो गया? 8 है। और इससे पहले जो राज्य थे 29 थे। 29वां राज्य कौन सा है? अगर हम 29वां राज्य की बात करें तो 29वां राज्य था तेलंगाना। 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। और ये कब बना था? ये बना था 2014 में, 2 जून 2014 को बना था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया, तो हमारे राज्यों की संख्या कितने हो गए? 8 है। 28 हो गया, ये जो अभी वर्तमान में है। तो इसी में से जो हमारे केंद्र राज्यों की संख्या है 28 है। इसमें से आप देखेंगे कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती। कितने से? 8 राज्यों से। अगर हम राज्यों की बात करें कौन कौन राज्यों से गुजरती है, तो आप देखेंगे राज्य की अगर हम बात करें 8 राज्यों के, तो आप पहला देखेंगे यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है क्या है? पहला गुजरात। दूसरा आप देखेंगे राजस्थान है। क्या है? दूसरा राजस्थान है। तीसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे चौथा आपका हो जाएगा, यूपी नहीं जाता है, ये इस टाइप से होता है। इसके बाद चौथा आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है। क्या है? चौथा छत्तीसगढ़ है। 5वां झारखंड है। छठा आपका ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। छठा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और 7वां की बात करें तो 7वां आपका यहाँ त्रिपुरा है। 7वां राज्य जो है त्रिपुरा है। और 8वां जो हो गया मिजोरम हो गया। कितने राज्य हो गए? 8 है। 8 राज्यों को देख लेते हैं। आपको कभी कभी ये पूछ सकता है
कि पश्चिम से पूर्व में सजा के बताइए या पूर्व से पश्चिम। अगर पूर्व पश्चिम से पूर्व बोल रहा है तो आप सबसे पहले देखेंगे तो आपका हो जाएगा गुजरात। इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी तरह से आप इस साइड में आइएगा तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। तो अब हम देखिएगा पहला राज्य कौन होगा, गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा आपका झारखंड, इसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसके बाद आप देखेंगे फिर तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा, और इसके बाद मिजोरम। तो ये हमारे हो गए कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की संख्या। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारे राज्यों की संख्या हो गया जो कर्क रेखा से गुजरता है। अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत के मानक समय या प्रधान रेखा या अंतर रेखा। तो आप देखेंगे अब इसे हम मिटा रहे हैं। अब हम अंतर रेखा के बात कर रहे हैं या मानक समय के। तो आप देखेंगे हमारे जो मानक समय है भारत के 82.5 डिग्री ईपी से होते हुए गुजरती है। कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर है और ये कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, ऐसे मिर्ज़ापुर के भी नाम से बोलते हैं। अब कहाँ से है, इलाहाबाद के नैनी से। ये कितने राज्यों से गुजरती है तो आप देखेंगे राज्यों की संख्या, तो राज्यों की संख्या 5 है। तो आप देखेंगे राज्यों की संख्या कितना है, 5 है। और ये ग्रीनविच से कितना आगे है, ग्रीनविच से ये 5.5 घंटा आगे है। और ये ग्रीनविच कहाँ है, तो लंदन में स्थित है। कहाँ है, लंदन में है। ये हमारे जब 1984 में समय का मापने के लिए या अंतर रेखा का विभाजन किया जा रहा था तो यहीं से लिया गया था। तो आप देखेंगे इसके बाद ये राज्यों के बात करें तो राज्य में आप देखेंगे कौन सा राज्य है, राज्य देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए मैप में ही देख लीजिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है जहाँ से मानक समय गुजर रही है। इसके बाद आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है। इसके बाद आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है। इसके बाद ये उड़ीसा से गुजर रहा है और ये फिर आंध्र प्रदेश से। कितना हो गया, 5। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर आप देखेंगे उड़ीसा है। इसके बाद आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। इसकी अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की कितने समय का अंतर होता है भारत के, तो आप देखेंगे कि अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में यहाँ 6 बजे सुबह में 6 बजे सुबह में यहाँ सूर्योदय होता है। भारत का सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को ही बोला जाता है। अगर सुबह 6 बजे आपका यहाँ सुबह सूर्योदय होता है तो यही हमारे गुजरात में लगभग 8 बजे होगा। तो कितना अंतर हो गया, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है पश्चिम से पूर्व के हमारे समय का। कितना हो गया, लगभग 2 घंटा। ये इसको 1 घंटा 56 मिनट भी बोलते हैं।
1 घंटा 56 मिनट यानी लगभग 2 घंटा का। इसी के विवाद को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ है। मतलब एक और मानक समय के मांग किया जा रहा है हमारे भारत में। ये आप लोग के लिए बहुत ही VVI होगा, बहुत कम ही टीचर बताया होगा। तो ये हमारे जो भारतीय दिल्ली प्रयोगशाला जो है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, तो उसने एक प्रस्ताव रखा है भारत सरकार के पास। वो जो निर्धारण किया है मानक समय, ये हमारे सिक्किम से गुजरेगा। इसके अगर मानक समय के बात करते कितने डिग्री से होगा, तो 89 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये जो हमारे कितने राज्यों के समय का निर्धारण करेगी, तो ये 7 सिस्टर देखेंगे, 7 सिस्टर कितने करेगी, तो 7 सिस्टर आप यहाँ देख लीजिएगा, 7 सिस्टर। और एक और आपका राज्य हो जाएगा, ये जो है सिक्किम और एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसका नाम है अंडमान निकोबार। इसका ही समय निर्धारण करेगी, किसका? अंडमान निकोबार, सिक्किम और 7 सिस्टर राज्यों की जो समय निर्धारण करेगी, जो इसे भारत सरकार के पास प्रस्ताव रखा है राष्ट्रीय भारतीय प्रयोगशाला दिल्ली के द्वारा। तो ये रखा गया है। इसका अगर मानक समय की बात करें तो 89 डिग्री 52 मिनट है। तो ये हमारे इतने राज्यों के समय का निर्धारण करेगी। और अगर इसके बात करें ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच से 6.5 घंटा आगे है। 6.5 घंटा आगे आप लोग के लिए बहुत ही VVI है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे अभी आप देखेंगे 69 BPSC में पूछ दिया कि भूटान का मानक समय कितना होगा, जबकि वहाँ मतलब क्या बोला था कि मतलब दोपहर है ग्रीनविच के पर जो है 12 बज रहा है, तो भूटान का मानक समय कितना होगा। तो भूटान का मानक समय उस टाइम आपका हो रहा था 6 बज रहा था शाम का। इसी तरह से आप लोगों को पूछेगा। तो ये हमारा हो गया। हम ज़्यादा लंबा भी नहीं ले जाएंगे इसको 2-3 पार्ट में बांटेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसे हम मिटा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, तो उसे हम आज बताते हैं। इसका पूरे अच्छे से डिटेल में कल बताएंगे। पड़ोसी देशों की संख्या आप देखेंगे भारत का पड़ोसी देशों की संख्या। पड़ोसी देशों की संख्या आप देखेंगे तो इसमें 2 तरह के, एक स्थलीय और एक जलीय है। अगर स्थलीय की बात करें, तो स्थलीय में आपका हो जाएगा स्थलीय में देखेंगे तो 7 हो जाएगा। और जलीय सीमा की बात करें, जलीय पड़ोसी देश की बात करें तो आपको 3 देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 2 ही लोग बताता है, लेकिन आप देखेंगे 3 होगा। तो हम बात करते हैं कितने हैं पड़ोसी देश, 7 हैं। तो आप देखेंगे आपका यहाँ ये इसके आपको कल ही डिटेल्स में करेंगे। इसके बाद आप लोग का पूरे राज्यों को कर देंगे, कौन कौन सी राज्य किससे सीमा लगाती है। इसके बाद आप देखिए एक और देख लीजिए कि जैसे हमारे प्रश्न बहुत बार दरोगा में भी पूछा हुआ है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगती है। तो समुद्र से सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? समुद्र से सीमा साझा करने वाला राज्यों की संख्या 9 है। कितना है? 9 है। तो आप देखेंगे 9 में कौन कौन से है। तो सबसे पहले आप आ जाइए पश्चिम में, तो आप देखेंगे गुजरात है। अरे सबसे लंबी भी है। अगर सबसे लंबे में पूछेगा तो आपका गुजरात ही होगा। फिर गुजरात के बाद आप देखेंगे ये महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आप देखेंगे गोवा हो गया। गोवा जो राज्य है सबसे कम सीमा साझा करती है समुद्र से। इसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक है।
कर्नाटक के बाद आप देखेंगे केरल है। आप लोग का एक आइडिया बताएं कि अगर आप लोग को ये सब याद करना है तो बहुत आसान है, आप लोग मैप से ही याद कर लीजिएगा, रटने उठने का बात नहीं है। क्योंकि जो भूगोल जो है वो रटने वाला विषय नहीं है। जैसे आप लोग साइंस जिस तरह से समझते हैं उसी तरह से भूगोल भी है, साइंस की तरह आप लोग समझिए। इसका परिभाषा है भी है, साइंस की ही भूगोल है एक। तो आप देखेंगे इसके बाद केरल था, केरल के बाद आप आएंगे तो तमिलनाडु है, इसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल है। कितने हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 हो गए। तो आज तक का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का क्लास आप लोग को सेकंड अतिथि में मिलेगा क्लास में। थैंक यू।